एक ऐसा स्कैम जिसने न सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे देश को शॉक में डाल दिया। यह नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पंजाब नेशनल बैंक स्कैम। इस स्कैम ने न सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की कमजोरियों को उजागर किया बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे कुछ लोग अपने कनेक्शंस और लूप होल्स का फायदा उठाकर हजारों करोड़ रुपए का चूना लगा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गरीबों का पैसा वापिस आना चाहिए, जो अब होता हुआ नजर आ भी रहा है क्योंकि इस स्कैम के हजारों करोड़ों रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये स्कैम है क्या, इसको कैसे किया गया था और इसमें ऑपोजिशन ने कैसे उनकी हेल्प की थी और इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे पैसे रिकवर किए। ये कहानी शुरू होती है 2011 में, जब नीरव मोदी ने पहली बार पीएनबी से LOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हासिल किया था। ये जो LOU है ये एक तरीके का गारंटी होता है जो कि बैंक देता है ताकि बिजनेसेस और लोग फॉरेन ब्रांचेस से शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट ले सके। नीरव मोदी ने इसी सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया। नीरव मोदी ने अपना पहला LOU मार्च 2011 में पीएनबी के ब्रैडी हाउस ब्रांच से प्राप्त किया था। इस पहले LOU के बाद मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने 74 महीनों में 1212 LOU और हासिल कर लिए। इन LOUs का इस्तेमाल उन्होंने अपने बिजनेस के लिए नहीं बल्कि पैसे लॉन्ड्रिंग के लिए किया। तो आखिर हुआ क्या था? सिंपल सी बात है, नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहुल चोकसी ने पीएनबी के कुछ करप्ट ऑफिसर्स के साथ मिलकर फेक LOU जनरेट किए। इस स्कैम में पीएनबी के कुछ अधिकारियों का भी हाथ था। खास तौर पर गोकुलनाथ शेट्टी नाम के एक रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर ने इस फ्रॉड में अहम भूमिका निभाई थी। करप्ट बैंक ऑफिशियल्स ने बिना किसी कोलैटरल या फिर क्रेडिट लिमिट के LOU जारी कर दिए। ये जो अधिकारी थे वो स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके अनऑथोराइज्ड LOU जारी कर रहे थे। अब ये स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक इंटरनेशनल मैसेजिंग नेटवर्क है जो कि बैंक्स यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। मोदी और चोकसी ने इस सिस्टम का फायदा उठाया क्योंकि स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए नहीं थे और इस वजह से ये ट्रांजैक्शंस बैंक के रेगुलर रिकॉर्ड्स में नजर नहीं आते थे। अब ये LOU इतने बड़े अमाउंट के थे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, करीब 14,000 करोड़ रुपए। सोचो जरा, इतने पैसे से कितने स्कूल, हॉस्पिटल्स या फिर रोड्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि इतने पैसे से किसी गवर्नमेंट का तख्ता पलट करवाया जा सकता है। इन फेक LOUs का इस्तेमाल करके नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने विदेशी बैंक्स की इंडियन ब्रांचेस से फंड्स प्राप्त किए। वे जो फंड्स मिले थे, इन फंड्स का इस्तेमाल इन्होंने सिर्फ इंपोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि पुराने लोन्स को चुकाने और साथ में कई और भी कामों के लिए किया था। अब CBI के हिसाब से मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने 100 से ज्यादा सेल कंपनीज का इस्तेमाल करके ये पैसे भारत से बाहर लॉन्डर किए। तो अब इसके बाद आता है 2018 का वो दिन जब ये स्कैम पकड़ा गया। एक नए PNB मैनेजर ने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है और जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन तब तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी देश से फरार हो चुके थे। ये स्कैम इतना बड़ा था कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री हिल गई थी। स्टॉक मार्केट में बैंक्स के शेयर गिर गए थे और लोगों का भरोसा हिल चुका था। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया। मोदी गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लेते हुए ED, CBI और इंटरपोल को इन्वॉल्व किया। फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट जैसे नए लॉज भी लाए गए ताकि ऐसे भगोड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गरीबों का पैसा गरीबों के पास वापस आना चाहिए और वो होता हुआ दिख भी रहा है। करंट रूलिंग गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से अब तक नीरव मोदी से 1051 करोड़ रुपए के एसेट्स रिकवर किए गए हैं। मेहुल चोकसी से 2565 करोड़ के एसेट्स रिकवर कर लिए गए हैं और इसके साथ साथ कई और इकोनॉमिक ऑफेंडर से भी करोड़ों रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये सब कुछ यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में कैसे शुरू हुआ? क्या उन्होंने जानबूझकर आंखें बंद कर ली थी या फिर उनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं थे या फिर उनको भी यहाँ से कोई कट मिल रहा था? 2011 से 2014 के बीच में जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का जो बिजनेस था वो बहुत एक्सपैंड हुआ था। और क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और है? जब ये स्कैम हुआ, अगर उसी समय पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए होते तो ये 14,000 करोड़ का स्कैम रुक सकता था। अब हम बात करते हैं कैसे हमारी गवर्नमेंट ने ये जो पैसे थे इसको रिकवर किया। अब देखिए, इतने सारे पैसे रिकवर करना कोई आसान काम नहीं है। गवर्नमेंट को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी जाकर लीगल बैटल्स लड़नी पड़ी है। ED ने नीरव मोदी के अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। उसके बाद यूके के कोर्ट में एक्स्ट्राडिशन के लिए केस चल रहा है। मेहुल चोकसी के अगेंस्ट भी इंटरनेशनल लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट सिर्फ पैसे नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज भी सीज कर रही है। लंदन में नीरव मोदी का एक फ्लैट है जिसके बारे में कोर्ट ने कहा है कि उससे मिलने वाली रकम इंडियन गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए। अब ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई, इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला? हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। हाई प्रोफाइल कस्टमर्स के ट्रांजेक्शंस के ऊपर एक्स्ट्रा नजर रखनी चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बैंकिंग फ्रॉड्स को रोकने के लिए क्रूशियल है। अच्छा, अब ये नीरव मोदी PNB का स्कैम सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं है बल्कि ये हमारे सिस्टम की कमजोरियों का एक मिरर भी है। लेकिन इस मिरर में देखकर हमें अपने सिस्टम
को इम्प्रूव करना चाहिए। और अभी की मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट ने दिखाया है कि वो करप्शन के खिलाफ कितनी सीरियस है और उनकी कोशिशों की वजह से अब तक हजारों करोड़ों रुपए रिकवर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें यह भी सोचना होगा कि आगे ऐसे स्कैम्स को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई नीरव मोदी या मेहुल चौकसी फिर से उठकर आएगा और हमारे देश से ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग जाएगा। तो ये थी नीरव मोदी पीएनबी बैंक स्कैम की कहानी। और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैंने विजय माल्या और कुछ और स्कैम्स के बारे में बताया है कि कैसे विजय माल्या ने इंडिया में हजारों करोड़ों रुपए का स्कैम कर लिया और लंदन भाग गया, कैसे कांग्रेस पार्टी ने विजय माल्या की हेल्प की थी और बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से कैसे जो विजय माल्या से पैसे हैं उसको रिकवर किया गया है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जरूर देखिएगा। नमस्कार।